एक तरफ विराट हिंदू, सनातन हिंदू धर्म के लिए एक बार नहीं 100 बार, एक जन्म नहीं 100 जन्म में हम सत्ता को ठुकरा सकते हैं, लेकिन देश और सनातन धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे। दूसरी तरफ 24 का सेट पीडीए फॉर्मूला। हम लोग पीडीए के लोग जागरूक लोग हैं, किसी की साजिश षड्यंत्र में फंसने वाले नहीं हैं और न इस्तेमाल होने वाले हैं। लेकिन ब्राह्मण वोट पर मायावती की नजर। अब ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि इन पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए। और ओवैसी चले हैं मुस्लिम वोट की डगर। कभी आईने में अपना चेहरा देखो समाजवादी पार्टी के नेताओं, तुम्हारा अखिलेश, तुम्हारा भैया, जो तुम उसकी गुलामी कर रहे हो, तुम्हारा मुकद्दर सिर्फ दरी बिछाना है, दरी बिछाना है भैया के लिए। तो योगी आदित्यनाथ के पास है किसकी कितनी काट। फिर से थंबिंग मेजोरिटी के साथ आए हैं और 27 में फिर से आएंगे, फिर से आएंगे। 2027 की मोर्चाबंदी पर आज श्वेत पत्र। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। चुनाव तो पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी का पास है, लेकिन नजर उससे भी ज्यादा 11 महीने बाद चुनावी रण में बदलने वाले उत्तर प्रदेश पर लगी है। 80 लोकसभा सीट, 403 विधानसभा, प्रधानमंत्री की संसदीय सीट वाला राज्य, जहां 2024 में बीजेपी को 32 सीटों का झटका लग चुका है। लेकिन 1.5 साल में योगी आदित्यनाथ फिर से विराट हिंदू रणनीति पर तेजी से चलते आए। गाजीपुर से गाजियाबाद और बांदा से बिजनौर, सहारनपुर से सोनभद्र तक फैले देश की सबसे ज्यादा राजनीतिक उर्वरा शक्ति वाले राज्य में फिलहाल अपने अपने वोट बैंक के फॉर्मूले का परीक्षण सभी पार्टियां शुरू कर चुकी हैं। इसीलिए आज 2027 की मोर्चाबंदी पर श्वेत पत्र। वीएच, पीडीए, डीबीएम, बीएमडी और एमडी, इन शब्दों को सुनकर शायद एक को छोड़कर बाकी का मतलब आप ना समझे हो। ये उत्तर प्रदेश में चलता वो राजनीतिक प्रयोग है जिसके परखनली परीक्षण पर सबने जोर दे रखा है। वीएच मतलब बीजेपी का विराट हिंदू फॉर्मूला, 80% वोट पर नजर। पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, 80% पर समाजवादी पार्टी की नजर। डीबीएम मतलब दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम, मायावती की नजर। बीएमडी मतलब ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित, 50% के वोट पर कांग्रेस की नजर। और एमडी का मतलब मुस्लिम और दलित, 40% वोट पर ओवैसी की नजर। इन्हीं फॉर्मूलों से उत्तर प्रदेश में इस वक्त सत्ता का हैंड्स प्रूव्ड यानी इति सिद्धम करने की कोशिश चल रही है। जहां 2022 में दोबारा सत्ता हासिल कर इतिहास रच चुके योगी आदित्यनाथ के सामने तीसरी बार लखनऊ जीतने की विराट चुनौती है। उत्तर प्रदेश केवल एक राज्य नहीं है, यह भारत की आत्मा का केंद्र बिंदु भी है। यही केंद्र बिंदु फिर से अखिलेश की राजनीति का केंद्र न बन सके, इसीलिए उत्तर प्रदेश में विराट हिंदू राजनीति का फॉर्मूला तेजी से गति पकड़ता है। जहां लक्ष्य 19% सवर्ण, 41% ओबीसी, 21% दलित में बटे हुए वोट को विराट हिंदू के रंग में एक करके 81% वोट बैंक पर मजबूती रखने की है। विरासत को कोसा जाता था, अपमानित किया जाता था, लांछित किया जाता था। जब राम भक्तों पर गोलियां चलती थी, जब राम भक्त अपमानित होता था, तो अपमान राम भक्त का नहीं होता था, भारत की विरासत का होता था, भारत के आध्यात्मिक मूल्यों का होता था। परिणाम क्या था? उत्तर प्रदेश अराजकता का अड्डा बन गया था। 2027 पर नजर रखते हुए इस वक्त संघ परिवार और बीजेपी एक होकर हर जगह विराट हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं।
जनवरी से शुरू होकर 20 फरवरी तक हर शहर कस्बे तक होते ऐसे सम्मेलन से मकसद पिछड़ों और दलितों को हिंदुत्व के झंडे तले फिर से जोड़ना और खड़ा करना है, जो 2024 में हल्का सा छिटका तो बीजेपी के हाथ से बहुत सी सीटें छिटक गईं। लोग मुझसे पूछते हैं, कहते हैं मुख्यमंत्री बनने के पहले तो आपने कोई प्रशासनिक दायित्व तो नहीं निभाया, उत्तर प्रदेश को कैसे चला रहे? मैंने कहा आपको मालूम होना चाहिए मैं एक आश्रम की व्यवस्था के साथ जुड़ा हूं, ये हमारे जीन्स का हिस्सा है। प्रशासन कैसे चलना है ये भारत का सन्यासी आश्रम की पद्धति से सीखता है। वहीं पर हमारी ये एमबीए की डिग्री उसी आश्रम में हमें प्राप्त हो जाती है। बीजेपी के विराट हिंदू मंत्र के सामने अखिलेश यादव पहली बार लोकसभा चुनाव के दौरान अयोध्या तक जितवा देने वाले पीडीएफ फॉर्मूले से डगमगाना नहीं चाहते। समाजवादी पार्टी की नजर 41% ओबीसी, 21% दलित और 19% मुस्लिम वोट को पीडीए के झंडे के नीचे रखकर उस लड़ाई को जीतने की है जिसमें वो 2 बार नाकाम हो चुकी है। जब से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी हारी है तब से ये टारगेटेड एसआईआर के माध्यम से ये समाजवादी पार्टी का और खासकर मुस्लिम और पीडीए समाज के लोगों का वोट काटने की तैयारी है। क्या आधार है? ये सब ज्यादातर मुस्लिम वोटर्स हैं, ये देखिए ना आप। क्या बीजेपी की नीयत का नहीं पता आपको? योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच नीति और नियत पर सवाल उठाती इसी सियासी जंग में इस वक्त उत्तर प्रदेश का फॉर्मूला परीक्षण चल रहा है। अब उत्तर प्रदेश में अराजकता नहीं है, अब दंगे फसाद नहीं है, गुंडागिर्दी नहीं है, यानी न कर्फ्यू न दंगा, और यूपी में है अब सब चंगा। दंगा और दंगाई दोनों गायब हो गए, कर्फ्यू उनमें लग गया और उस कर्फ्यू को इसलिए लगाने में सफलता प्राप्त हुई है क्योंकि स्पष्ट नीति थी, नियत साफ थी। इस वक्त उत्तर प्रदेश में सियासत का सीसॉ ऐसा ऊपर नीचे हो रहा है जहां अगर योगी आदित्यनाथ दंगाई के मुकम्मल इलाज की बात करते हैं तो अखिलेश यादव मुस्लिम वोटर का नाम वोटिंग लिस्ट से काटे जाने की साजिश याद दिलाते हैं। योगी हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं तो अखिलेश यादव शंकराचार्य के अपमान का मुद्दा उठाते हैं। योगी अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलवाते हैं तो अखिलेश बुलडोजर केवल पीडीए वालों पर चलने का आरोप लगाते हैं। योगी कहते हैं कि पुलिस गोली मारे नहीं तो क्या खाए, तो अखिलेश कहते हैं कि पुलिस मनमानी कर रही है। योगी जब चाचा भतीजे के बीच दूरी की राजनीति करते हैं तो अखिलेश तब इंजन के बाद बीजेपी में डिब्बों के टकराने का तंज कसते हैं। उत्तर प्रदेश में सियासी परिस्थितियां बदल रही हैं। योगी आदित्यनाथ एक तरफ निवेश वाली छवि में है, दूसरी तरफ सख्त निर्देश वाली उनकी इमेज है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, 2024 में जहां बीजेपी गठबंधन 36 सीट जीत पाया, अखिलेश राहुल के गठबंधन को 43 सीट मिली, वहीं अगस्त 2025 में इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन में बीजेपी गठबंधन 38, अखिलेश राहुल 42 सीट जीतते दिखे। जबकि जनवरी के सर्वे में कहा गया कि बीजेपी गठबंधन 48 और समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 31 सीट मिल सकती है। मतलब बीजेपी का नंबर सुधरा है। लेकिन फिर भी 2019 या 2014 जैसी हालत में फिलहाल सर्वे में पहुंचा नहीं दिखता। तो क्या 2027 के विधानसभा चुनाव तक योगी आदित्यनाथ अपनी तीसरी पारी के लिए वही मजबूती ला सकते हैं जिसके लिए 2 रणनीति बनी हुई नजर आती है? पहला, प्रदेश में बड़ा निवेश, दूसरा, राज्य में सब दुरुस्त रहे इसीलिए सख्त निर्देश। और तब सोमवार से ही यूपी के बजट सत्र पर भी सबकी नजर रहनी है, जहां इस बार 9 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट योगी सरकार पेश करने वाली है। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अपराध को लेकर योगी आदित्यनाथ के तेवर से सब वाकिफ हैं।
लेकिन अपराध को लेकर योगी नीति कैसे उत्तर प्रदेश की तकदीर बदल सकती है, अब उसकी एक झलक देखिए। अयोध्या रामी रेड्डी, चेयरमैन रामकी ग्रुप। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं बोलता हूं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, कानूनी व्यवस्था कितना बढ़िया सा कर दिया है। एक अच्छा पॉलिटिशियन, एक अच्छा लीडरशिप होने से कैसा वो प्रदेश कैसा बदल सकती है, तो उसका रूप है ये उत्तर प्रदेश का ट्रांसफॉर्मेशन। जिनल मेहता, वाइस प्रेसिडेंट टोरेंट पावर। पिछले 9 सालों में 20 डिस्ट्रिक्ट्स में काम करने के बावजूद यहां हमने कहीं लॉ एंड ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं फेस किया, कभी रेड टेप फेस नहीं किया। और मैंने ये पास्ट में भी कहा था और आज मैं फिर कहना चाहूंगा कि यूपी में कोई रेड टेप नहीं है, यहाँ निवेशकों के लिए सिर्फ रेड कारपेट ट्रीटमेंट है। और रमेश जुनेजा, चेयरमैन मैनकाइंड फार्मा। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो जहां सेफ है वहां पर लोग आते हैं, अपना पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं, अच्छे अच्छे टेक्निकल लोग भी आते हैं। और जब जहां इंडस्ट्री आएगी तो वहां पर अच्छे पढ़े लोग भी आएंगे। बेचारे वहां के लोकल जो बंदे हैं उनको भी टेक्निकली सुधारा जाएगा, उनको पढ़ाया लिखाया जाएगा, तो वो भी स्किल्ड वर्कर हो जाते हैं। तो इस तरीके से इकोनॉमी तो इसी तरह से बढ़ती है ना जी। ये चेहरे कोई आम चेहरे नहीं, ये देश की टॉप फार्मा इंडस्ट्री चलाने वाले हैं जो एक बात पर सहमत हैं, और वो ये कि उत्तर प्रदेश का बदला माहौल उन्हें निवेश की ताकत देता है। यूपी के बारे में ये सारी बातें फार्मा कॉन्क्लेव में कही गई। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि किसी राज्य में निवेश करने वाले उद्योगपति इस तरह की बातें करते रहते हैं, तो इसमें क्या खास बात है, तो ये सुनिए। मेरी मदर कहती थी कि 1947 में हमें पाकिस्तान से निकाल दिया और 2001 में आपको मेरठ से निकाल दिया। बात तो एक ही है सेशन में। और जो इसको ये बात कहने वाले करीब 1 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ वाली मैनकाइंड फार्मा के चेयरमैन हैं, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने भावुक हो जाते हैं। लेकिन इन्होंने जो कहानी सुनाई वो 2027 से पहले योगी आदित्यनाथ की आक्रामक भी, प्रशासक भी और निवेश भी, निर्देश भी वाली छवि को और चमका सकती है। कैसे, उसे अब रमेश जुनेजा की निजी कहानी से समझिए। 2001 में हमारे साथ घटना ऐसी हुई, दुर्घटना हुई, हमको ओवरनाइट मेरठ छोड़ना पड़ गया। मेरे नेफ्यू, मेरे ब्रदर का बेटा किडनैप हो गया और 1.5 महीना कैप्टिविटी में रहा। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हमें छोड़ देना चाहिए और दिल्ली सबसे नजदीक है, वहां रहना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि हर रात के बाद एक अच्छी सुबह होती है। तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब आए और अच्छी सुबह हो गई। अपराध की वजह से रमेश जुनेजा दावा करते हैं कि उन्हें मेरठ छोड़ना पड़ा, लेकिन इन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर देश की चौथी सबसे बड़ी फार्मा कंपनी खड़ी कर दी। पर इनके दिल में मेरठ छोड़ने की कसक बनी रही। यूपी में निवेश न कर पाने का मलाल 2017 के बाद कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की वजह से खत्म हुआ। मेरठ का हूं ना, तो दिल धड़कता है यूपी के लिए। डर कर जाते थे, मुश्किल से निकलते थे, रात को जाते ही नहीं थे। लेकिन आज धड़ल्ले से कह सकता हूं मैं, एक वर्ड मैंने बड़ा लोकल वर्ड यूज किया है, धड़ल्ले से। कहीं रात को 2 बजे चले जाओ, 3 बजे चले जाओ, हमारी साथ हमारी माँ बेटियां हो, सब सेफ है। उत्तर प्रदेश में छेड़खानी, लूटपाट, गुंडागर्दी करने वालों पर यूपी पुलिस का तुरंत एक्शन सिर्फ जनता को ही सुरक्षित होने का भरोसा नहीं देता, वो उन उद्योगपतियों को भी हौसला देता है जो हजारों लाखों नौजवानों को रोजगार देने की क्षमता रखते हैं। हम लोगों ने तय किया जीरो टॉलरेंस फिर सब पे बराबर लागू होगा। अगर अपना व्यक्ति भी गलत करेगा तो उसके लिए भी वही कानून लागू होगा जो एक माफिया और अपराधी के लिए लागू होगा। कोई अपना पराया नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ पिछले साल ही उत्तर प्रदेश में सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बना चुके हैं, जो 19 मार्च को मुख्यमंत्री के रूप में 9 साल पूरे करेंगे। उनसे पहले 8 साल 127 दिन तक गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वहीं तीसरे नंबर पर मुलायम सिंह यादव का नाम है, जो 6 वर्ष 274 दिन तक मुख्यमंत्री रहते हैं।
योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई और लगातार शासन करते हुए 8 वर्ष से अधिक का कार्यकाल पूरा किया है। साल 1989 के बाद से कोई भी मुख्यमंत्री लगातार दूसरा कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाया था। राजनीतिक जानकार इसके लिए योगी की छवि को श्रेय देते हैं, जो सख्त कानून व्यवस्था, हिंदुत्व और विकास तीनों से मिलकर बना वो सुरक्षा कवच है जिसे भेद पाना विपक्ष के लिए योगी के लगातार 2 बार जीतने के बाद से अब भी बहुत मुश्किल कहा जाता है। मैंने कहा उत्तर प्रदेश आइए, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश, मैंने कहा हाँ, तो हंस पड़े जोर से। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कहा मैं आज तक उत्तर प्रदेश नहीं गया। तो मैंने कहा आइए इसीलिए आया हूं मैं। उन्होंने कहा लेकिन सुरक्षा का क्या होगा? मैंने कहा चिंता मत करिए। मैंने कहा मैं ड्रोन से सर्वे करके आपके पास भेजता हूं, आपकी टीम ग्राउंड में रहेगी, ड्रोन से सर्वे हो, अगर आपको पसंद आएगा तो आप निवेश करिए। उन्होंने कहा ठीक। हमने ड्रोन के माध्यम से सर्वे करके, और उनकी टीम जमीन पर थे, और उन्होंने 2020 में जमीन उन्हें पसंद आई, उन्होंने निवेश अपना प्रारंभ किया। पहला डाटा सेंटर उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने स्थापित किया। और सबसे बड़ी बात ये कि 2027 के चुनाव से पहले जहां विपक्षी दल योगी की काट ढूंढने में पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, तब देश के बड़े उद्योगपति मुख्यमंत्री योगी पर भरोसा जताते हैं, निवेश करने को तैयार कहते हैं। योगी की तरह वो भी मानते हैं कि यूपी $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनकर भारत का ग्रोथ इंजन बन सकता है। योगी भी उत्तर प्रदेश में कारोबार करने के हर रुकावट को दूर करने का भरोसा देते हैं। 2020 की बात है। कानपुर के बिकरू का विकास दुबे कांड याद करिए, जिसने पुलिस वालों को गोली मारी, विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, उसके अपराध से अर्जित संपत्ति पर बुलडोजर चला। यही वो वक्त था जिसके बाद उत्तर प्रदेश में शासन बुलडोजर को माफिया बाहुबली के खिलाफ न्याय का लौह चक्र बताने लगा। विपक्ष बुलडोजर की ओट में गरीबों, मुसलमानों को निशाना बनाने का आरोप लगाने लगा। अब सवाल है कि 2027 में बुलडोजर किसके काम आएगा, क्योंकि यही बुलडोजर है जिसकी वजह से दावा है कि उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से भी ज्यादा बड़ी जमीन अवैध कब्जे से मुक्त करा ली गई है। और यही बुलडोजर है जिसके कुछ एक्शन पर कोर्ट भी नाराज हो चुका है। जो लोग योगी जी की पहचान सिर्फ बुलडोजर से करते रहते हैं, मैं उनकी जरा आंखें खोलना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद जितना औद्योगिक विकास नहीं हुआ वो अकेले योगी जी के कालखंड में हुआ है। 2027 की मोर्चाबंदी के लिए योगी आदित्यनाथ और उनके राज में हुए विकास को बीजेपी ट्रम्प कार्ड बनाना चाहती है। मैं समझता था कि आप राजनीति के ही माहिर हैं, लेकिन मैं तो इस नतीजे पर पहुंच गया कि आप तो अर्थशास्त्र में भी माहिर हैं। नरेंद्र मोदी अगर भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य से चल रहे हैं, तो योगी यूपी को नंबर 1 राज्य। योगी के इस मिशन की बुनियाद सुरक्षा, स्थायित्व और रफ्तार की SSS गारंटी है, जिसमें अतिक्रमण के खिलाफ योगी का एक्शन सबसे अहम है। आप लोगों से बार-बार कहा जा रहा है, आप लोग खड़े न रहे यहाँ पर, आप लोग यहाँ खड़े न रहे, भीड़ न लगाएं। वाराणसी का दाल मंडी, जिसकी गलियों में पहली बार इतने भीतर तक बुलडोजर पहुंचता है। वाराणसी के दाल मंडी में ध्वस्तीकरण और चौड़ीकरण की प्रक्रिया थमी हुई थी, लेकिन आज एक बार फिर ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा, जहां बुलडोजर एक्शन से 1000 करोड़ रुपए की जमीन अवैध कब्जे से आजाद कराई जाती है। उत्तर प्रदेश का मथुरा, जहां अवैध निर्माणों पर योगी का महाबली चलता है। एक भी किसान का न एक घर, न उनकी कोई बाउंड्री, अगर वो फाइनेंशियली खुद उसके साथ कॉलोनाइजर के इन्वॉल्व नहीं है तो कोई भी कहीं नुकसान नहीं हुआ है, न होता है। उत्तर प्रदेश में योगी की लाइन बिल्कुल साफ है, अगर अवैध है तो टूटेगा। इसीलिए योगी फोर्स की बुलडोजर स्ट्राइक प्रदेश में हर जगह देखने को मिलती है। लेकिन जो बुलडोजर योगी की पहचान है,
वही बुलडोजर जब अवैध कब्जों पर चलता है तो कहीं जाति तो कहीं धर्म का सवाल विपक्ष से आता है। अगर वो जिम्मेदार है तो चलाओ ना कोर्ट में केस। अजय टैनी का घर नहीं तोड़ते, आफरीन फातिमा का घर तोड़ते। बताओ भेदभाव कौन कर रहा है? लेकिन ये आरोप भी उत्तर प्रदेश में बुलडोजर को रोक नहीं पाते। बरेली जैसी अवैध मस्जिद पर प्रशासन का बुलडोजर चलता है और बताता है कि अवैध मस्जिद ग्राम समाज की जमीन पर बनी थी। माफिया और दंगाइयों की संपत्ति से बुलडोजर चलने की जो कार्रवाई शुरू हुई वो अब हर अवैध निर्माण को मिट्टी में मिला रही है। योगी सरकार इसे अवैध कब्जों के खिलाफ प्रभावी मॉडल मानती है। बड़ी बात है कि 2027 से पहले इसे लेकर योगी आदित्यनाथ ने अपने तेवर और कड़े कर दिए हैं। 24 घंटे का समय दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस भी सरकारी भूमि पर किसी भूमाफिया ने कब्जा किया है उसको तत्काल छोड़ दें। 24 घंटे के बाद जब हम कार्रवाई करेंगे तो उसको जमीन तो छोड़नी ही पड़ेगी, लेकिन साथ साथ उसने जो कमाई की होगी उसको ब्याज सहित हम वसूली करेंगे। योगी अल्टीमेटम देकर बता रहे हैं कि वो सरकारी जमीन कब्जाने वालों का पूरा हिसाब करेंगे, क्योंकि अभी तक बुलडोजर एक्शन से योगी सरकार ने जमीन अवैध कब्जे से आजाद कराई वो उत्तर प्रदेश में कई शहर के क्षेत्रफल से ज्यादा बड़ी है। आप आश्चर्य करेंगे, 65,000 एकड़ लैंड हमारी खाली हुई थी। 65,000 एकड़ लैंड, और वो हमारा लैंड बैंक बना था। मुख्यमंत्री खुद बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में 65,000 एकड़ जमीन माफिया के कब्जे से मुक्त कराई गई, जिसे अगर वर्ग किलोमीटर में बदले तो ये 263 वर्ग किलोमीटर जमीन होती है। लेकिन 263 वर्ग किलोमीटर जमीन खाली होने का मतलब क्या है, उसे समझने के लिए आप कई शहरों का क्षेत्रफल देखिए। पता चलता है कि चंडीगढ़ 114 वर्ग किलोमीटर में है, आगरा 121 वर्ग किलोमीटर में फैला है, अमृतसर 139 वर्ग किलोमीटर बड़ा है, फरीदाबाद 189 वर्ग किलोमीटर में है, गाजियाबाद 210 वर्ग किलोमीटर में है, जमशेदपुर 224, रायपुर 226 वर्ग किलोमीटर में है, पटना 250 वर्ग किलोमीटर में फैला है, कानपुर 260 वर्ग किलोमीटर में है। मतलब इनमें से किसी भी शहर को आप चुनेंगे तो उससे कहीं ज्यादा बड़ी जमीन उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जे से छुड़वा ली गई है। उस लैंड बैंक में हमने निवेश भी करवाए, और आज हमारे पास, आपने नोएडा, ग्रेटर नोएडा को देखा होगा, ये जितने भी हमारी अथॉरिटी हैं, ये कुल हम लोगों ने इसको 46 वर्ष में विकसित किया, 34,000 एकड़ लैंड में। और हम बीडा को विकसित कर रहे हैं 56,000 एकड़ लैंड में, और वह भी अगले 2 वर्ष के अंदर वहां निवेश होने प्रारंभ हो जाएंगे। तो योगी विरोधी बुलडोजर कार्रवाई को धर्म और जाति से जोड़कर वार करने में जुटे हैं, तो योगी अवैध जमीन मुक्त कराकर उसे निवेशकों को देकर यूपी के विकास के काम में लाने का दावा करते हैं। इसमें पहले योगी आदित्यनाथ माफिया के कब्जे वाली जमीन पर गरीबों को आशियाना भी दे चुके हैं। तो विपक्ष के हर हमले की काट योगी 2027 से पहले करने में जुटे हैं। इसे आप चाइनीज मांझे से होने वाली मौत को हत्या के बराबर मानने के फैसले से भी समझ सकते हैं। लखनऊ में 2 बेटियों के पिता शोएब की चाइनीज मांझे ने जान ले ली तो योगी सरकार तुरंत एक्शन में आती है। असर ये होता है कि उत्तर प्रदेश में फॉरेन ग्राउंड पर कार्रवाई होती दिखती है। पुलिस अफसर चीनी मांझा बेचने वालों को लेकर चेतावनी देते दिखते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 1 साल में 6 लोग चाइनीज मांझे की वजह से मारे गए। इसके बाद लखनऊ में हुई घटना ने सबसे सख्त कार्रवाई का रास्ता साफ किया और पूरे राज्य में चाइनीज मांझे पर पुलिस का एक्शन शुरू हुआ। कई जगह बड़ी जब्ती की गई। योगी ने अपने इस कदम से विपक्ष के उस आरोप को भी हल्का करने की कोशिश की जो बुलडोजर कार्रवाई से मुस्लिमों को परेशान करने की बात करता है। मिट्टी में मिलाने की बात एक सीमा तक है, भेदभाव कर रहे हैं लोग। ये केवल चुनाव को देख रहे हैं, किस तरीके से समाज को बांट दें, किस तरीके से असली मुद्दों से हटा दें। तो 2027 की मोर्चाबंदी करने में जुटे योगी एक तरफ पिछले सभी मिथक को तोड़ रहे हैं तो वहीं उनकी छवि का भी मेकओवर चल रहा है। इसका उदाहरण 19 साल की मूक बधिर खुशी गुप्ता है, जिन्हें योगी की पहल से इलाज मिला और वो पहली बार मुख्यमंत्री को ही शुक्रिया कहती हैं। इसी तरह का मामला योगी से एडमिशन की गुहार करने वाली
एक छोटी मुस्लिम बच्ची से जुड़ा है, जिसे सुनकर मुस्कुराते हुए मुख्यमंत्री को सबने देखा और अफसरों को दाखिला करवाने का आदेश देते सुना। इस तरह के वाकये योगी के संवेदनशील चेहरे को जनता के सामने पेश कर उनकी छवि को एक नई चमक दे रहे हैं, जो 2027 के चुनाव में बीजेपी की मोर्चाबंदी की बड़ी ताकत बन सकता है। कौन क्लास में एडमिशन चाहिए? स्कूल जाएगी, पढ़ेगी। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि लोकसभा चुनाव में विधानसभा वार सीटों की बढ़त देखें तो इंडिया गठबंधन 217 सीट पर आगे रहा और दावा है कि एनडीए 181 सीटों पर ही आगे रह पाया था। इसी आधार पर अखिलेश यादव काफी सक्रिय होकर पीडीए वाला मंत्र लगातार आगे पढ़ते हैं। उन्हें लगता है कि 2027 वो जीत सकते हैं, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया के बाद अब अखिलेश यादव फॉर्म 7 वाली साजिश का आरोप लगा रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि जानबूझकर यूपी में मुस्लिम और पीडीए से जुड़े लोगों के वोट चुन चुन कर कटवाए जा रहे हैं। केवल टारगेटेड मुस्लिम वोट कितने कटे हैं आपके यहाँ? बताइए, 1200 वोट काट दिए। कि मुख्यमंत्री कार्यालय में आईएएस, मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों पर पीडीए वोटर्स को काटने का दबाव बना रहे हैं। जो दस्तखत करना नहीं जानता है उसके दस्तखत हों। ये धांधली पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है। जिन विधानसभाओं में ज्यादा भारतीय जनता पार्टी हारी है, उन विधानसभाओं में बड़े पैमाने पर ये तैयारी कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अगर 10 मुस्लिम वोट डालने 2024 में उत्तर प्रदेश में निकले तो 9 मुस्लिम मतदाता ने समाजवादी पार्टी के गठबंधन के आगे बटन दबाया। किसी भी जाति या धर्म वर्ग के वोट बैंक ने इतनी शिद्दत से किसी और दल को वोट नहीं दिया। ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, पिछड़े हो या दलित, कोई भी इतना एक मुश्त किसी के समर्थन में नहीं गया जितना मुस्लिम वोट अखिलेश यादव की पार्टी को मिलता रहा। क्या यही वजह है कि अब अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान चुन चुनकर मुस्लिम मतदाताओं का नाम फॉर्म 7 गलत तरीके से भरवा कर कटवाया जा रहा है? और ये नंदलाल का फॉर्म है और नंदलाल ये खड़े, हम यहाँ खड़े। जानबूझ करके मुस्लिम मतदाताओं का वोट काटना, इसके बाद और क्या सबूत चाहिए आपको? आयोग बताए, सरकार बताए। फॉर्म 7 देश के निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी एक ऑफिशियल फॉर्म है, जिसका इस्तेमाल मतदाता सूची से किसी व्यक्ति का नाम हटाने या उस पर आपत्ति दर्ज करने के लिए किया जाता है। फॉर्म 7 का मुख्य मकसद मतदाता सूची को सही और अपडेट रखना है, ताकि मृत, डुप्लीकेट या अयोग्य या फिर कहीं और शिफ्ट हुए मतदाताओं के नाम सूची में न रहें। आम मतदाता से लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी इस फॉर्म के जरिए आपत्ति दर्ज करते हैं। फॉर्म में आपत्ति जताने वाले का नाम, पता और हस्ताक्षर अनिवार्य होता है। अभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है कि बीजेपी और चुनाव अधिकारी मिलकर चुन चुनकर मुस्लिम और पिछड़ों का नाम फॉर्म 7 के जरिए गलत तरीके से कटवा रहे हैं। जो इलेक्शन कमीशन को कंपनियां हायर की हैं, किसका ऐप है, किसका सॉफ्टवेयर है, कौन मैपिंग कर रहा है, कौन अनमैपिंग कर रहा है, आखिरकार उनकी बैक ऑफिस कौन मदद कर रहा है? कोई तो है जो बैक ऑफिस में भारतीय जनता पार्टी के सारे पे काम कर रहा है। उसी के कारण तो फॉर्म 7 आ रहे हैं। संत कबीर नगर में ऐसे कई लोग हैं जो दावा करते हैं कि इनका नाम नई एसआईआर प्रक्रिया के बाद ड्राफ्ट लिस्ट में आने के बावजूद कोई साजिश रच के कटवा रहा है, जो इन्हें मृत या शिफ्ट वोटर बता रहा है, जबकि ये दिए हुए पते पर ही रहते हैं। में यही लिखा हुआ है, जो है एक एप्लीकेशन दिए हैं इतना वोट काटने के लिए। अब हमारे नाम से कम 200 वोट या 250 वोट है, जो है वो बता रहे हैं तुम नाम कटाए हो सबका।
और उसमें हमारा ना साइन है, जो साइन किया वो साइन फर्जी है। ये फर्जी वाला है। कल सुपरवाइजर सुधाकर जी आए थे, उनके साथ 2 लोग और थे। 5 बूथ का कहना है 7 नंबर फॉर्म देके गए हैं, इनको काटना है। हाँ, हमारे परिवार का भी है, उसमें 4 लोगों का। आप लोगों को क्या मृतक घोषित किया है, दरबदर किया? नहीं, शिफ्टेड किया। अच्छा, शिफ्टेड कर दिया। हाँ, शिफ्टेड किया, सब लोग यही हैं। तथ्य का हमने संज्ञान लिया है और इसकी भी जांच कराएंगे। यदि इसमें कोई कर्मचारी लिप्त पाया जाए, किसी संलिप्तता पाई जाए, इस पर भी कार्रवाई करेंगे। नहीं रहती। इसी तरह सोनभद्र जिले में बीएलओ आरोप लगाते हैं कि बीजेपी नेता ने फोन करके इन्हें उन नामों का फॉर्म 7 ले जाने को कहा जो लोग कहीं गए नहीं बल्कि वहीं मौजूद हैं। प्रारूप 7 मेनली जो होता है उसको डिलीट करने के लिए किया जाता है कि हटाया जाए उसको, वोटर को। क्या तर्क दिया था उन्होंने? कि अनुपस्थित हैं, जो हैं स्थानांतरित हो गए हैं, अन्य जगह नामांकित हैं, यही मोस्टली उसमें लिखा हुआ है। और प्रारूप 7 दिखाया इनको तो इन्होंने कहा कि अरे ये लोग तो यहीं पे हैं। तो मुझे भी एक बार जब वो प्रारूप मिला तो मुझे भी लगा कि मैं इनको तो नोटिस खुद अपने हाथ से दिया हूँ, तो ये लोग कहाँ गए? ये लोग तो होंगे ही, मैंने नोटिस उनको दिया है। तो फिर ये भी उनके साथ, मतलब इन्हीं के साथ में हम जो है घरों पे आए तो देखे कि वो लोग हैं प्रेजेंट में। लखनऊ में समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है कि एक ही शख्स के नाम से कई मुस्लिम वोटर का नाम कटवाने के लिए फॉर्म 7 भरवाया गया। दशरथ कुमार जो व्यक्ति हैं उनके देखिए, ये देखिए फॉर्म दिखाइए एक बार। ये दशरथ कुमार, एक और दशरथ कुमार, एक और दशरथ कुमार। इतनी गड्डी केवल दशरथ कुमार के नाम से है। नाम आकर चेंज हो जाता है जमीर, और नीचे आते हैं यहाँ मासुक, ये आ जाता है मोहम्मद सुहेल, ये आता है नसीम। ऊपर एक नाम दशरथ, नीचे एक नाम मोहम्मद आमिर, यानी कि मुस्लिम समुदाय के ही यहाँ पर 99% वोट दिखा रहा है। दावा है सरोजनी नगर लखनऊ की जो विधानसभा है वहां से 128 फॉर्म 7 भरे गए हैं। ऐसे ही आरोपों के बीच अखिलेश यादव ये तक कहते हैं कि अब स्थिति करो या मरो की है। आखिर सरकार ईमानदार क्यों नहीं है? आयोग ईमानदार क्यों नहीं है? आगे हम सिस्टम को खत्म करें, इसका मतलब लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। हालांकि इन सारे आरोपों पर उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पक्ष अलग आता है। हमने पहले उनसे ये पूछा कि एक शख्स नाम कटवाने के लिए कितने फॉर्म दे सकता है। ऐसे नियमों में कोई लिमिट नहीं कि कोई व्यक्ति कितने लोगों के खिलाफ आपत्ति कर सकता है। लिमिट है राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स पे कि वो एक दिन में उनको व्यवस्था सुविधा ये दी गई कि उनके सपोर्टर्स या किसी के वो फॉर्म कलेक्ट कर लें, नए नाम जुड़वाने हैं, मुख्यतः 6 है तो इकट्ठे करके वो ERO या BLO को दे सकते हैं, लेकिन एक दिन में 10 से ज़्यादा का वो नहीं दे सकता। एक राजनीतिक मैक्सिमम, ये लिमिट है मैक्सिमम की, और उसमें भी उसको अंडरटेकिंग देना है। ऐसा नहीं कि इकट्ठा करके जस्ट करा दे, उसको एक लिस्ट बना के अंडरटेकिंग देना है कि उसके हिसाब से जो नाम जुड़वा रहे हैं, जो नाम कटवा रहे हैं, ये सही आधारों पर है और उसकी वो उसके हिसाब से वो सही है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी अन्य व्यक्तियों के माध्यम से, जिन्हें सिग्नेचर करना भी नहीं आता, उनके माध्यम से फॉर्म 7 जमा करवा रही है, और जो लोग खासकर मुस्लिम समुदाय के मौजूद हैं उनका अस्तित्व मिटाने की कोशिश कर रही है, जिससे सियासी तौर पर बीजेपी को फायदा हो सके। किसी का नाम काट जाना इतना आसान नहीं है, उसमें बाकायदा एक प्रक्रिया का पालन करना होता है, और वही लोग हम कर रहे हैं। हमने देखा कि किसी भी गांव, किसी भी शहर, किसी भी मोहल्ले, किसी भी समुदाय से ऐसी एक भी शिकायत नहीं आई कि बड़ी संख्या में कोई टारगेट करके गलत नाम काट दिए गए। फॉर्म 7 की इस लड़ाई में फिलहाल आक्रामक रूप से अखिलेश यादव आरोप लगाकर ये नैरेटिव जरूर गढ़ने में जुटे हैं कि मुस्लिम वोटर की लड़ाई लड़ने में वो सबसे आगे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। यूपी में 2024 में 92% मुस्लिम वोट सीधे समाजवादी पार्टी गठबंधन को मिला। इसे मुस्लिम वोट की सीधी लहर कह सकते हैं, लेकिन इसी लहर को क्या ओवैसी रोक सकते हैं, जो केवल मुस्लिम वोट ही नहीं बल्कि दलितों के वोट तक पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर सवाल उठाते हैं। हालांकि यह सच है कि ओवैसी की पार्टी की अब तक यूपी में जमानत जब्त होती आई है, लेकिन एक सच यह भी है कि 2017 और 2022 दोनों चुनाव में 15 से ज्यादा सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की हार की वजह असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बनी। कभी आईने में अपना चेहरा देखो समाजवादी पार्टी के नेताओं,
तुम्हारा मुकद्दर सिर्फ दरी बिछाना है, दरी बिछाना है भैया के लिए। ओवैसी कह रहा है कि अब किसी के लिए दरी नहीं बिछाएंगे। तुम दरी बिछाओगे या मुख्यमंत्री बनोगे? हाथ उठाकर जवाब दो। नारे तकबीर। असदुद्दीन ओवैसी जल्द ही इसी अंदाज में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मायावती समेत हर उस बीजेपी विरोधी को ललकारते दिखने वाले हैं जिसके पास भी मुस्लिम वोट का हिस्सा जाता है। इंसान को अल्लाह ने जबान दी ताकि जालिमों को जालिम बोल सके। अल्लाह ने इंसान को जबान दी ताकि मजलूम का साथ दे सके। अगर ये गुनाह है तो सुन लो जालिमों, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मैं मर जाऊंगा, मगर हजारों मेरी तरह लोग खड़े हो जाएंगे और इस कौम की खिदमत के लिए ना सिर्फ खिदमत करेंगे बल्कि उनका मुकाम दिलाएंगे। असल में इस वक्त दो चुनावों में मिली कामयाबी से असदुद्दीन ओवैसी राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश में उतरने के लिए रिचार्ज हो चुके हैं। बिहार के चुनाव में इस बार सबसे कम 11 मुस्लिम विधायक चुने गए। खबर ये नहीं कि कम मुस्लिम विधायक बने, खबर तो ये है कि आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू जैसे दल जिनको पहले मुस्लिम वोट ज्यादा मिलता रहा, उनके मुकाबले ओवैसी की पार्टी के सबसे ज्यादा मुस्लिम विधायक बिहार में जीते। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एआईएमआईएम ने कांग्रेस को पीछे धकेलकर 33 सीटें निकाय चुनाव में जीत ली। बीएमसी में समाजवादी पार्टी केवल 2 सीट जीत पाई, ओवैसी की पार्टी 8 सीट जीतती है। विदर्भ में ओवैसी की पार्टी ने 21, मालेगांव में 21, नांदेड़ में 14, सोलापुर में 8 और धुले में 10 सीटें जीती। नागपुर और अमरावती में उनकी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी। तो क्या जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे मुख्य बीजेपी विरोधी दल अब तक मुस्लिम वोट को राजनीति में अपना बंधा हुआ नोट समझते रहे, उसमें ओवैसी अब बंटवारा कराने की मजबूत स्थिति में आने लगे हैं। आप लोगों से भी हमारा निवेदन है, आप लोग भी किसी का एजेंडा मत चलाओ, इसलिए इन चीजों में मत उलझो। समाजवादी पार्टी पीडीए की लड़ाई आगे बढ़ा रही है। ओवैसी की 24 सीटें आई हैं, आप उसको किस तरीके दे देंगे? अब तक कोई थ्रेट है कांग्रेस पार्टी के लिए इन द लॉन्गर रन? बात यह है कि कोई भी एक धर्म और एक जाति की पार्टियां जो होती हैं, वो जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उचित नहीं होती। इल्जाम लगाने वालों को तकलीफ इस बात की है कि वो घर बैठकर राजनीति करते थे और सौदेबाजी करते थे। ये एजेंट हैं, ब्रोकरी का काम करते थे। हम इनकी दुकानों को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों को लग सकता है कि जिन ओवैसी के पिछले यूपी विधानसभा चुनाव में 95 के 95 उम्मीदवार जमानत तक नहीं बचा पाए, आखिर वो यूपी में किस तरह अखिलेश यादव के मुस्लिम वोट में सेंध लगा सकते हैं। इसलिए पहले समाजवादी पार्टी के लिए मुस्लिम वोट की अहमियत पर ध्यान दीजिए। यूपी में MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण अखिलेश यादव की बड़ी ताकत रहा, जहां मुस्लिम वोट 19%, यादव 10% है, यानी 29% वोट की सीधी ताकत है। 2012 में समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी तो वो भी 30% से थोड़े कम वोट पर बन जाती है, लेकिन सत्ता दिलाने में पहले अहम रहा एक मुश्त मुस्लिम वोट क्या अब काम का नहीं, और मुस्लिम वोट ना रहे तो अखिलेश यादव के लिए जीतना कठिन है। अगर समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समाज छोड़ दे तो ये 2% की पार्टी रह जाएगी, प्रधान नहीं जिता पाएगी। अब मुसलमानों को केवल डरा करके वोट दे रहे कि तुम्हें ये डिस्टर्ब कर देंगे, हमको वोट देंगे। बिहार विधानसभा और महाराष्ट्र निकाय चुनाव का नतीजा कहता है कि जब बीजेपी विरोधी दल मुस्लिम तुष्टीकरण के कटघरे में सीधा खड़ा किए जाने से डरते हुए खुलकर मुस्लिम वोट पर बैटिंग करने की जगह संतुलन साधने लगते हैं, तब मुस्लिम मतदाता को ओवैसी का आक्रामक अंदाज भाने लगता है। कभी आईने में अपना चेहरा देखो समाजवादी पार्टी के नेताओं, तुम्हारा अखिलेश, तुम्हारा भैया, जो तुम उसकी गुलामी कर रहे हो, तुम्हारा मुकद्दर सिर्फ दरी बिछाना है। असल में मुस्लिम वोट का गणित कुछ यूं रहा कि 2007 में 45%, 2012 में 39%, 2014 में 58%, 2017 में 46%, 2019 में गठबंधन को 74%, 2022 में 79%, 2024 में गठबंधन को 92% तक मुस्लिम वोट मिला। इस बात को अखिलेश यादव भी अच्छे से जानते हैं कि मुस्लिम वोट तो मिलता है, लेकिन इससे अब सत्ता नहीं मिल सकती, इसलिए पिछड़े दलित अल्पसंख्यक वाले पीडीए फॉर्मूले की बात करते हैं। पीडीए का फुल फॉर्म क्या है? पीड़ित, दुखी, अपमानित। जो लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं, पिछड़े, दलित,
अल्पसंख्यक, आदिवासी, आदि आबादी। अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले पर ही 2024 में केवल मुस्लिम नहीं बल्कि दलित और पिछड़ों में कुछ वोट का हिस्सा उनकी पार्टी का बढ़ा। लेकिन बीजेपी के सामने हिंदू वोट साधने के लिए जब मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या उनकी पार्टी कम करती है या मुस्लिमों से जुड़े मुद्दे पर खुलकर नहीं बोलती, तो ओवैसी इसे अपने लिए बड़ा मुद्दा बना लेते हैं। आजम खान को सजा हो गई, अखिलेश पे एक मुकदमा नहीं होता है, एक मुकदमा अखिलेश पे नहीं होता है। ये बात तो तय है कि ओवैसी के यूपी में अब की बार भी आने से तुरंत मुस्लिम वोट का मूवमेंट उनकी पार्टी की तरफ तो नहीं होगा, लेकिन कई सीट पर हार जीत तय करने का मादा जरूर ओवैसी रखते हैं। ब्राह्मण वोट यानी वो वोट बैंक जिसका इतिहास कांग्रेस के साथ शुरू होता है, बीजेपी के साथ बढ़ता है, बीच में मायावती अखिलेश यादव की सत्ता साधना में सहायक बनता है और फिर हर 10 में 8 ब्राह्मण वोट बीजेपी के पाले में आने लगता है। 100 सीट पर असर रखने वाले उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को पाले में लाने की जद्दोजहद फिर शुरू हुई है, जिसमें हर उस मुद्दे पर तुरंत बयान दे रही है जहां ब्राह्मण हित की बात आती है। पहले बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर विवाद, फिर शंकराचार्य के अपमान का विवाद, इसके बाद यूजीसी के नए नियम का विवाद और अब घूसखोर पंडित फिल्म का विवाद। अभी तो ये लड़ाई है। उनका विरोध हमारे द्वारा यहाँ पर उनकी छोटी सोच का छोटा पुतला बनाकर दिया गया है। अगर इस नाम से पिक्चर आती है तो उसका फिल्म हॉल में तो लगने नहीं देंगे। हम यहाँ पर आज उनका पुरजोर विरोध करते हैं। भविष्य में ब्राह्मणों के ऊपर, पंडितों के ऊपर इस प्रकार का आक्षेप न हो, हम भी कोर्ट से निर्देश जारी करवाएंगे। सवर्ण वोट, उसमें भी खासकर ब्राह्मण वोट की चिंता इस कदर विवादों की अग्नि परीक्षा में उठती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों की मुद्दा पकड़ने से पहले अपनी मुट्ठी कस दी। लखनऊ के हजरतगंज थाने में तुरंत मुख्यमंत्री के निर्देश पर ओटीटी पर रिलीज होने वाली घूसखोर पंडित फिल्म के निर्माता, निर्देशक और टीम पर मुकदमा दर्ज करवाया गया। ऐसी जो विद्वेषकारी तत्व हैं जो समाज में विखंडन की भावना को पनपाने के लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनके खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई कानूनी धाराओं में करने का। पंडितों का अपमान, जब तक ब्राह्मण समाज उद्वेलित होकर सड़क पर उतरने की रफ्तार बढ़ाता, तब तक सवर्ण वोट को लेकर शंकराचार्य विवाद से लेकर यूजीसी के नए नियम विवाद में हल्का सा पहले जली बीजेपी ने तुरंत मुद्दा आउट ऑफ कंट्रोल होने से पहले रोक लेना जरूरी समझा। वरना मायावती एक बार फिर 2007 वाली ब्राह्मण दलित वोट की सोशल इंजीनियरिंग में जुट चुकी थी, जो लिखती हैं कि ये दुख और चिंता की बात है। पिछले कुछ समय से अकेले यूपी में ही नहीं बल्कि अब तो फिल्मों में भी पंडित को घूसखोर आदि बताकर पूरे देश में इनका अपमान और अनादर किया जा रहा है। ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें हर स्तर पर पूरा मान सम्मान व उचित प्रतिनिधित्व तथा रोटी रोजी के भी साधन चाहिए, जो ये सब इनकी चाहत अभी तक बीएसपी की सरकार में ही पूरी हुई है। और इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर फिर से इनकी ये सब चाहत जरूर पूरी की जाएगी। मायावती ब्राह्मण समाज पर ये दांव इसलिए चलना चाहती हैं क्योंकि चुनावी इतिहास है। 2007 में मायावती अगर अपने दम पर पूरी बहुमत की सरकार 5 साल चला पाई तो वजह ब्राह्मण विधायक और ब्राह्मण वोट था। तब साल 2007 के चुनाव में बीजेपी ने 56 ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे थे, 41 विधायक बने थे। मायावती ने ब्राह्मणों के समर्थन से पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई थी। – 2012 के चुनाव में अखिलेश यादव जीते तो भी 21 ब्राह्मण विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे। तभी परशुराम जयंती पर छुट्टी घोषित की गई थी। अब की बार जब घूसखोर पंडित फिल्म के नाम को लेकर ब्राह्मणों का विवाद उठा, अखिलेश यादव संभल कर बोलते हैं। ये ओटीटी पे चलाने की परमिशन किसने दी? बीजेपी ने दी। ये बताइए, बीजेपी का ही ओटीटी है, सरकार जानती है क्या ओटीटी पे आ रहा है? अगर किसी ने कोई सीरियल बनाया है तो उसकी अनुमति तो ली होगी ना सरकार से।
तो जब अनुमति सरकार से ली तो अनुमति सरकार ने कैसे दे दी? अब वो ये चाहते हैं कि आप पक्ष में बोलोगे तो फंस जाओगे, खिलाफ बोलोगे तो फंस जाओगे। पीडीए के फॉर्मूले के साथ चलते हुए अखिलेश यादव ध्यान दे रहे हैं सवर्ण वोट भी साधा जा सके। अखिलेश यादव अब की रामनवमी के अगले दिन 2027 के चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। इटावा में केदारेश्वर मंदिर अखिलेश यादव बनवा रहे हैं। यहाँ तक कि प्रयागराज में शंकराचार्य विवाद में अपमान का मुद्दा उठाकर खुद ही मुख्यमंत्री के योगी होने का सर्टिफिकेट मांगने लगे। विकास दुबे की पत्नी खुशी दुबे का इलाज अखिलेश यादव कराते हैं। वो योगी कब हो गए? सर्टिफिकेट कहाँ से मिला? अगर वो दूसरे का सर्टिफिकेट मांग सकते हैं तो उन्हें अपना भी तो सर्टिफिकेट दिखाना चाहिए। इन सब के बावजूद सच यही है कि पिछले कई चुनाव से एक मुश्त ब्राह्मण वोट बीजेपी के ही साथ रहा है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण 10 से 11% है, 100 सीट पर असर डालते हैं। 2014 से 5 चुनाव का गणित कहता है 72 से 84% तक का ब्राह्मण वोट लगातार सीधे बीजेपी 14, 17, 19, 2022 और 2024 के चुनाव में पाती रही है। भले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्ववादी छवि बहुसंख्यक हिंदू वोट दिलाने में कामयाबी दिलाती आई हो, लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आने लगा है, मुख्यमंत्री योगी के सामने विरोधियों के साथ ही घर की चुनौतियां बड़ी होती जा रही हैं। कहीं अपनी ही पार्टी के विधायक मंत्री भिड़ जा रहे हैं, कहीं अपनी ही सरकार के 2 मंत्री में तू मैं हो रही है। आपने क्या सोचकर ये अटल आवासीय विद्यालय खोला? अरे सब योगी जी ने सोचा है। योगी जी कुछ न कुछ नया सोचते रहते हैं, कुछ नया करते रहते हैं। प्रधानमंत्री तक जहां कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ नया सोचते हैं, वहां चुनाव से पहले पार्टी में पुरानी खींचतान उभरने लगी, जिससे निकाल कर बाहर लाना मुख्यमंत्री के सामने चुनौती है। 2017 भी और 2022 भी, 2024 भी और 2027 की तैयारी भी की जा रही है। आप चिंता मत करिए। योगी सरकार ने भ्रष्टाचार को नेस्त नाबूद कर दिया, कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को चौक चौबंद करा, हर गरीब के कल्याण के लिए ढेर सारी योजनाओं को जमीन पर उतारा। अखिलेश यादव के पीडीए का तोड़ बीजेपी तभी निकाल सकती है जब पार्टी में जातिगत खींचतान ना रहे। लेकिन 2 उदाहरण मुख्यमंत्री को सतर्क करते हैं। पहला, उत्तर प्रदेश के 2 मंत्री हैं जो एक ही जाति और इलाके से आते हैं, लेकिन 2027 से पहले उनकी पुरानी सियासी अदावत खुलकर सामने आ गई। हमने क्या एक बार किसी नेता का नाम लिया या किसी पार्टी का नाम लिया? ना ही मैंने किसी पार्टी का नाम लिया, ना ही किसी नेता का नाम लिया। लोग अपने पर क्यों ले लेते हैं? पूरे देश में कोई ऐसी दुकान बनी हो जहां वोट बेचा जाता हो? पूरे देश में कोई ऐसी दुकान हो जो लायक लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर वोट बेचते हैं? वोट बेचते कहाँ हैं? अगर मर्द हैं, माँ का दूध पिए हैं, तो ये बताने की वोट बेचने की दुकान कहाँ है? जरा हम भी देख लें कि दुकान देख लें, उसके बाद तो फिर हम भी जाएं। कुछ दिन पहले मंत्री अनिल राजभर के कार्यक्रम में पीला गमछा पहने कुछ लोगों ने नारेबाजी की तो अनिल राजभर को गुस्सा आ गया। साथी दल से मंत्री ओम प्रकाश राजभर का नाम लिए बिना चोर तक कह दिया। बात आगे बढ़ती गई। जानबूझ के कार्यक्रम को डिस्टर्ब करते हैं समझे? जैसा चोर इसका नेता वैसा चोर ही सब। हर समाज को बेचने का काम करते हैं। इससे पहले चरखारी सीट से बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत के हाथों जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला रोककर इलाके में उनके विभाग की कारस्तानी बताने का विवाद लखनऊ तक चर्चा में रहा। मैं पानी देना मेरा काम, पूरे अधिकारी मेरे साथ है। मैं 40 गाँव में चलूंगा पानी। कहा जाने लगा ये सीधे मुख्यमंत्री बनाम उप मुख्यमंत्री की खींचतान का हिस्सा है,
जहां स्वतंत्र देव सिंह मुख्यमंत्री के करीबी हैं, वहीं लोधी जाति से आने वाले विधायक को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का समर्थन रहता है। क्या इसी वजह से विधायक ने मुख्यमंत्री तक के घेराव की बात कही? तो निश्चित रूप से आपका ये भाई अपने बुंदेलखंड के लिए लड़ने के लिए तैयार। ये तो मंत्री ही थे, अगर आप सबका आशीर्वाद रहा तो मुख्यमंत्री को भी रोक। भीतर होती ऐसी रस्साकशी के बीच उत्तर प्रदेश में बीजेपी का नया अध्यक्ष बनने के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल जल्द होना है। कोशिश क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को साधने की होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में मिले झटके से उबरने के लिए योगी आदित्यनाथ को पूरा 1 साल मिला। 2025 में उन्होंने उपचुनावों की जीत, कानून व्यवस्था की मजबूत छवि, हिंदुत्व के दाव, विकास के व्याकरण से अखिलेश यादव के पीडीए का जवाब देना चाहा। लेकिन तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने में जुटे मुख्यमंत्री के लिए सड़क पर अपने ही मंत्री विधायकों की खुलकर आई लड़ाई सबसे बड़ी चिंता बनकर सामने आई है, जो 2027 की मोर्चाबंदी के लिए इस वक्त की चुनौती है। अभी उत्तर प्रदेश में जो आजमाइश का दौर है, अभी तो राजनीति के बिसात पर वोट की गोटियां सेट की जा रही हैं। अभी हवा का रुख और बदलाव की आहट का अंदाजा लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 2027 की मोर्चेबंदी पर श्वेत पत्र में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। आज तक, देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।